नमस्कार दोस्तों, हम करेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के 2 नंबर में आने वाले सभी क्वेश्चनों का आंसर्स। देखिए, हमने यहाँ पर 1 यूनिट से लेकर 8 यूनिट सभी को शामिल किया है, जो उसमें 2 नंबर के अंक के प्रश्न बन रहे थे। चलिए हम शुरुआत करते हैं समय को वेस्ट नहीं करते हुए। पहला यूनिट है यहाँ पर जिसमें 2 अध्याय शामिल है। पहला भौतिक जगत एवं मात्रक, इसके 2 अंक के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हम इस प्रकार से फास्ट रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है कि ऐसे पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है कि मूल राशियाँ 7 होती है और पूरक राशियाँ 2 होती है। मूल राशियों की पूछा है यहाँ पर, तो मूल राशियाँ द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, लंबाई इसका मीटर, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडला होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान एम विराम द्रव्यमान एम नॉट, इसकी चाल वी तथा प्रकाश की चाल सी के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही तो याद कर लेता है, लेकिन स्थिरांक सी लगाना भूल जाता है। वह लिखता है एम इक्वल टू एम नॉट बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो ये सी कहाँ लगेगा? तो सी लगेगा इस वी स्क्वायर के अपोन में। तो हम लिखेंगे इसका आंसर सिर्फ इतना सा कि एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका आंसर हमें लिखना है। उसके बाद है इसका थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा डेरिवेशन था, इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। यदि उसको भी आप सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो इसकी 2 सीमाएं हमने यहाँ लिखी। पहला है कि इनके द्वारा विमाही नियतांकों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, और यदि कोई राशि 3 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है तो इनके भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंक शीर्षक सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयताकार शीट का आयतन यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो शीट का आयतन निकालना है। आयतन यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो हम लिख ही देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी राशियों का जो मात्रक है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि पहला मीटर में था, दूसरा मीटर में था, तीसरा सेंटीमीटर में था, तो इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे। तो इन तीनों को मीटर में चेंज करना है। तो लंबाई मीटर में था, चौड़ाई मीटर में था, मोटाई यानी कि जिसको हमने ऊंचा माना है वो सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करेंगे। तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 0.0201 मीटर। उसके बाद इन सबका इंटू कर देंगे, तो इंटू करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होगी यहाँ पर 0.085528917 चूँकि हमें उचित सार्थक अंकों तक लिखना था इसे, तो हमने यहाँ देखा कि लंबाई में 4 सार्थक अंक थे, चौड़ाई में 4 सार्थक अंक थे, जबकि सेंटीमीटर में 3 ही सार्थक अंक थे। तो हमें आंसर भी 3 सार्थक अंकों में लिखना है। तो देखिए, शुरू के 0 काउंट नहीं होते हैं, तो इस कारण से हमने यहाँ पहला 8 लिया, दूसरा 5 लिया, दूसरा 5 लिया, यानी कि 3 सार्थक अंकों तक इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। और आयतन की इकाई होती है घन मीटर, तो यहाँ लिख दिया हमने घन मीटर या मीटर की घात 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। क्या है कि P इक्वल टू ए स्क्वायर बी बाय रूट सी। यदि बी एवं ए बी एवं सी के मान क्रमशः 1%, 2% एंड 4% त्रुटि हैं, तो पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो देखिए, जो भी दिया जाता है ना, हमें उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी कि घातों के रूप में लिखना है। तो पी इक्वल टू, ऊपर वाला तो ऐसे एज इट इज है, ए की घात 2 बी की घात 1, ये है ना, एक घात ना लिखे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बटे में क्या था, ये सी था रूट के अंदर, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होती है, तो सी की पावर होगी 1/2। त्रुटि निकालने के लिए बटे की संख्या में कितनी घात है, बटे के ऊपर कितनी घात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बटे का, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए हमें 1/2 जैसा यहाँ दिया है वैसा करना है। ये पूरा का पूरा सवाल 100% सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। पी की प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, तो ए की घात कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू ए की प्रतिशत त्रुटि प्लस बी की घात कितनी है, तो 1 है, तो 1 इंटू बी की प्रतिशत त्रुटि प्लस सी की घात कितनी है, 1/2 है। अब बटा है, इसका मतलब हमें ये नहीं समझना है कि माइनस लगाएंगे, माइनस नहीं लगता है यहाँ प्लस ही लगेगा। 1/2 इंटू सी की प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज लगा देंगे, मान लिख देंगे सबके।
2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4, 4 यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, 2 आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 6% इसके आंसर आ गए यहाँ पर। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस यूनिट का, कि विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। दो उपयोग हमने लिखे हैं यहाँ पर। पहला है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, और दूसरा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने पर। अध्याय 2 यूनिट 2 अध्याय 4 समतल में गति। पहला है यहाँ पर सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। त्रिभुज नियम हमें लिखना है, इस प्रकार से लिखेंगे। इस नियमानुसार यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। अर्थात ये हम यहाँ लिख देंगे और ये वाला डायग्राम बना देंगे। किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई तल में या समतल में वियोजित करके लिखिए। एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखना है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई। ये एक्स वाई तल में लिख दिया। यदि यहाँ पर एक्स वाई जेड होता तो हम प्लस के कैप और ए वाई जेड ए जेड भी लिख सकते थे, क्योंकि तीन में वियोजित करना था या दो में वियोजित करना है। थर्ड है यहाँ एकांक सदिश किन्हें कहते हैं और आई जे की क्या है। तो एकांक सदिश सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस सदिश का परिमाण एकांक या एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। और आई जे की क्या है, तो आई जे तथा के क्रमशः एक्स दिशा, वाई दिशा तथा जेड दिशा में एकांक सदिश है। आप दिशाओं के नाम भी लिख सकते हैं कि एक्स दिशा जिसको पूर्व मानते हैं, वाई दिशा जिसको उत्तर मानते हैं, जेड दिशा जिसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम मानते हैं, लंबवत मानते हैं। यहाँ डायग्राम भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश एक्स का आई होता है, वाई का जे होता है और जेड का के होता है। सबके ऊपर टोपी यानी कि कैप लगानी है। कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो कोणीय वेग की परिभाषा इस प्रकार से है कि घूर्णन गति कर रही वस्तु के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र, तो इसका सूत्र सिंपल सा है कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतर। यदि हम संकेतों में लिखना चाहें तो संकेतों में लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। इसका लास्ट क्वेश्चन है 2 अंक का कि वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल तथा आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखें। तो आवर्तकाल की परिभाषा इस प्रकार से है कि वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। और इसका मात्रक, इसका जो सूत्र है वो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है और इसका मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल यानी कि समय ही है एक, जो वृत्तीय गति में दोलनों की या चक्करों की संख्या बताता है। आवृत्ति, तो किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का सूत्र n बराबर ओमेगा बाई 2 पाई होता है या n बराबर 1/t होता है, क्योंकि ये आवर्तकाल के उल्टा होता है, विलोम होता है। और इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ज होता है। उसके बाद अगली यूनिट आती है यूनिट 3, जिसमें शामिल है अध्याय 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति। पहला है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिंपल सा नियम है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमी सूत्र लिखिए। तो शक्ति, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक वाट है। विमी सूत्र, तो इसका विमी सूत्र है mL/T-3। ध्यान रहे हमेशा विमी सूत्र को बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। यदि F बराबर ये मान दे रखा है, विस्थापन बराबर यानी कि D बराबर ये मान दे रखा है, तो कार्य की गणना कीजिए। देखिए कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर F.D। अब F.D यानी कि हमें इन दोनों का अदिश गुणा करना है। तो अदिश गुणा करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि अदिश गुणा की टेबल ये वाली होती है। यहाँ पे क्या होता है कि 3 एकांक सदिश हैं एक्स वाई जेड के, आई जे के यहाँ लिखे, आई जे के यहाँ लिखे। जब हम सदिशों का अदिश गुणा करते हैं तो जब समान समान में गुणा होता है तो वहाँ पर 1 1 1 होता है, यानी कि आई डॉट आई करते हैं तो 1 होता है, आई जे डॉट जे करते हैं तो 1 होता है और के डॉट के करते हैं तो 1 होता है। बाकी यदि हम आई डॉट
जे करे 0, आई डॉट के करे 0, यानी कि केवल सेम संख्याओं का हमें इंटू करना है। इसलिए हमने क्या किया, 3 का इंटू इस 5 में किया तो 15 आ गए, फिर 4 का इंटू 4 में किया 16 आ गए, फिर 5 का इंटू इस -3 में किया -15 आ गए, 15 से 15 कट गए और यहाँ पर आ गया इसका आंसर 16 जूल। ये मात्रक लगाना जरूरी है लास्ट में। अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? तो अप्रत्यास्थ संघट्ट ये वे संघट्ट होते हैं जिनमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अर्थात अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा के कुछ भाग का क्षय हो जाता है। यहाँ तक हमें आंसर लिखना है। यदि हम उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण यहाँ से दे सकते हैं कि दो पिंडों के टकराने के उपरांत आपस में चिपक जाना, बंदूक की गोली का लकड़ी में के ब्लॉक से टकरा कर उसमें धंस जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखे। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ आता है कि सदिशों के अदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए। तो गुण है दो कि पहला है कि सदिशों का अधिक गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। दूसरा है सदिशों का अधिक गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, यानी कि a डॉट ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a डॉट बी प्लस a डॉट सी वितरण नियम का पालन करता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखो। तो वस्तु के प्रत्यास्थता के गुण के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी अस्थायी नाभिक जैसे यूरेनियम 92U235 एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है और इस प्रक्रम में अंतिम द्रव्यमान आरंभिक द्रव्यमान से कम होता है और द्रव्यमान शक्ति ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यूनिट 4 जिसमें शामिल अध्याय 7 कणों के निकाय तथा कोणीय गति। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। सदिशों के सदिश गुणनफल की कोई दो विशेषता बताइए, गुण बताइए। तो पहला है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, वेक्टर लगाना नहीं भूलना है। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, वितरण का पालन करता है, यानी कि a क्रॉस b प्लस सी करेंगे हैं तो हम लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी है कि a क्रॉस a इक्वल टू 0। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ये है, रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। संकेतों में लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। परिभाषा लिखनी है तो किसी कण द्वारा गुणन अक्ष के परितः 1 सेकंड में घुमा हुआ कोण उस कण का कोणीय वेग कहलाता है। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भौतिक महत्व हमने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दो कारकों पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर और गुणन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप कि कोई पहिया 1200 यानी कि 1200 RPM से घूम रहा है, यानी कि रन पर मिनट। इसका कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या दे रखी है तो हमने यहाँ लिखा n इक्वल टू 1200 RPM। अब ये रन पर मिनट था, हमें रन पर सेकंड में चाहिए क्योंकि आंसर रेडियन पर सेकंड में लाना है। तो हमने क्या किया, इसमें 60 से डिवाइड कर दिया ताकि ये रन पर सेकंड हो गया। तो n की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, संख्या की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 20 RPS, यानी कि रन पर सेकंड। अब हम कोणीय वेग निकाल लेंगे। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू 2πn और n की वैल्यू ये आ गई 20। तो यहाँ पर हमने लिखा ओमेगा इक्वल टू 2.2 इंटू कर दिया तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जो निकाय के साथ इस प्रकार गति करता है जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान उसी पर केंद्रित होता है और निकाय पर कार्यरत सभी बल भी जैसे उसी पर कार्य कर रहे हों। ये द्रव्यमान केंद्र के डेफिनेशन है। अध्याय 5 यूनिट 5 अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर हमें नियम लिखने थे कुछ। पहला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है
तथा यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। प्लेन चाल किसे कहते हैं? तो प्लेन वेग या प्लेन चाल वह न्यूनतम वेग होता है या वेग चाल होती है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर सभी गैसों के अणुओं की माध्य ऊष्मीय चाल प्लेन वेग के बराबर या इससे अधिक होती है। अब इससे अधिक है तो क्या हुआ? तो जो वहाँ की गैसें रहेगी वो वहाँ के वायुमंडल को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, तो वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं बचा रहेगा। ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। तो कक्षा का नियम यह है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमणपाती होता है। भारहीनता किसे कहते हैं? इसका आंसर यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु का भार अन्य वस्तु द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है, यही भारहीनता कहलाता है। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला है यहाँ पर, मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है। इसकी चाल 2 गुनी दे रखी है, तब पृथ्वी के कक्षा की तुलना में इसकी कक्षीय आमाप यानी कि कक्षीय त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो हमने माना कि पृथ्वी का परिक्रमण काल टी माना, तो ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? तो ये हो जाएगा टी बराबर TE/2। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दे रखा था कि पृथ्वी की तुलना में 2 गुना है, यानी कि T इक्वल टू क्या दे रखा था? 2TP दे रखा था। TP की वैल्यू यहाँ से निकाली तो ये आ गई, TP इक्वल टू TE/2। अब तुलना करनी थी तो हमने माना कि इनकी जो आमाप है पृथ्वी का है वो RE है और जो ग्रह था प्लेनेट था उसका RP है। तो हमने केपलर का थर्ड रूल यहाँ लगाया जो होता है T² अनुक्रमणपाती R³। T यानी कि ये TP/TE करा, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या हुआ? RP/RE था, इन दोनों का क्यूब कर दिया। यहाँ पर वैल्यूज हमें लिखनी है, घातों की तुलना करनी है, तो यहाँ पर इस तरह से मान आ जाएगा और 1/2 की जो पावर है 2/3 इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.631 RE। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रह का आमाप पृथ्वी के आमाप से 0.631 गुना छोटा है। यूनिट 6। अब यूनिट 6 की जो क्वेश्चन है, हुक का नियम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमणपाती होता है। पास्कल का नियम लिखिए। तो यदि कोई द्रव संतुलन में है तो उसके प्रत्येक भाग पर एक समान दाब आरोपित होता है यदि गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माना जाए। उसके बाद है यहाँ पर धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखे। हमने 2 यहाँ पर कॉलम बनाए, पहले धारा रेखीय प्रवाह बनाया फिर विक्षुब्ध प्रवाह बनाया। पहले धारा रेखीय के लिए लिखेंगे, विक्षुब्ध के लिए लिखेंगे। तो किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिमाण व दिशा में समान रहता है और किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न होता है। द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, यहाँ पर क्रांतिक वेग से अधिक होता है। यहाँ पर कणों का जो मार्ग है वो सरल रेखीय या वक्रीय होता है, यहाँ पर अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा होता है। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, हम स्पष्ट कीजिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी अवरोध के बहता है तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। कांच के स्वच्छ समतल पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव की बूंद की आकृति सदैव गोल होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? तो प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और किसी दिए हुए द्रव्य के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है। यूनिट 7। तापीय प्रसार क्या है? तो प्राय प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर फैलता है क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इससे पदार्थ का तापीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए।
तो पहले रेखीय प्रसार, फिर बाद में आयतन प्रसार। तो किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़कर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और किसी ठोस के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। एक कैलोरी की परिभाषा लिखिए, एक कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। या तो ये परिभाषा हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। विन का विस्थापन नियम लिखिए। तो किसी ताप पर कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा परम ताप टी के व्युत्क्रमणपाती होती है, अर्थात लैम्डा व्युत्क्रमणपाती 1/t, या बोल सकते हैं कि लैम्डा टी इक्वल टू नियतांक। खगोलीय दूरस्थ खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान किस विधि द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह लगा सकते हैं हम विन नियम की विधि से या विन नियम से। उसके बाद यहाँ है अगला क्वेश्चन कि भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 के दो पिंडों को यदि उसमें संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 + T2/2 ही हो। कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्योंकि अंतिम ताप वस्तुओं के अलग अलग तापों के अतिरिक्त उनकी ऊष्माधारताओं पर भी निर्भर करता है। कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि देखिए, कार को चलाते समय टायर एवं सड़क के मध्य घर्षण के कारण टायर एवं उसमें भरी वायु का ताप बढ़ जाता है। चूंकि टायर के आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः दाब के नियम से P = T अनुसार दाब बढ़ जाता है। किसी बंदरगाह के समीप के शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण क्यों होती है? तो बंदरगाह के निकट शहर के आपेक्षिक आर्द्रता समान अक्षांश के रेगिस्तानी शहर की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण बंदरगाह के समीप शहर की जलवायु रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में सुबह सुबह भूमि का जल गर्म प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय भूमि का जल ठंडा प्रतीत होता है। क्यों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम लिखे। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन में या साम्य में हो तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में या संतुलन में होंगे। तापीय साम्य क्या है? तो यह एक अवस्था है जब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है तो दोनों वस्तुएं समान ताप में आ जाती हैं। इसे ही हम तापीय साम्य कहते हैं। इसके बाद लास्ट यूनिट है अध्याय 14 और 15, दोलन एवं तरंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में इस प्रकार से आवर्त गति करता है कि इसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, तब पिंड की गति सरल आवर्त गति। उदाहरण इसमें लिख सकते हैं सरल लोले की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति और झूले की गति आदि। कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं? तो घूमती वस्तु एकांक समय में जितना कोण घूमती है उसे कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल कहते हैं और इसे अक्सर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। यह सिद्धांत बहुत बड़े आयाम की तरंगों पर ही लागू नहीं होता है ना। यहाँ में केवल परिभाषा यहाँ तक लिखनी है। इसके बाद अपनी इच्छा है लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो जिन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण तरंग चलने की लंबवत दिशा में सरल आवर्त गति करता है तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग तथा तनी हुई डोरियों में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न बैंक का साथ ही यूनिट का 5वां, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो जिन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण तरंग चलने की दिशा में ही अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न बैंक के जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे उनको इस वीडियो में शामिल किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।